हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमटीजी के पॉडकास्ट स्टडी ब्रेक के एक और एपिसोड में। आज का एपिसोड क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई बोर्ड्स चालू हो चुके हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं भाई पेपर देने के अंदर। लेकिन हमने सोचा कि यार एक वीडियो इस पे बनाई जाए, एक ऐसा सेगमेंट चालू करी जाए जहाँ पे उनके चल रहे इन पेपर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हमारे एडिटोरियल टीम के साथ। बिना किसी देरी के हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं हमारे K-12 सेगमेंट हेड ज्योति मैम के साथ और हमारी एडिटोरियल हेड दिव्या मैम के साथ। मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी के जो पेपर्स आए हैं वो बहुत न्यू पैटर्न पे है, राइट? अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ, एक ओवरव्यू की बात करूँ कि भाई लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उसके बेस के ऊपर कि पेपर और अब के तो डिफिकल्टी लेवल कितनी ईजी थी या मुश्किल थी या क्या था इस बार का पेपर साइंस का? एक्चुअली इस बार का पेपर देखें तो बच्चों का ये कहना है, स्टूडेंट फैकल्टी टीचर फैकल्टी का ये कहना है कि इट इज़ मॉडरेटली चैलेंजिंग। हाउएवर इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच पेपर, काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच पेपर आया है। और लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो इस बार पेपर लेंदी नहीं था, जो कि बहुत बच्चों ने फील किया था। एंड फिजिक्स सेक्शन थोड़ा मॉडरेटली डिफिकल्ट लगा, केमिस्ट्री, बट बायो वॉज कम्प्लीटली NCERT बेस्ड। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो अब जैसे साइंस है, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर मैं बोलूँ कि इसमें तीनों सेगमेंट में से सबसे ज़्यादा टफ कौन सा रहा होगा? और दूसरा कि लास्ट ईयर भी जैसे हमने डिस्कस करा कि यार लास्ट ईयर के हिसाब से थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट था, इस बार का थोड़ा सा आप कह रहे हो कि मॉडरेट था, तो इस बार भी जो तीनों सेक्शन में सबसे ज़्यादा लेंथी कौन सा रहा या फिर मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट कौन सा रहा? अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार केमिस्ट्री सेक्शन जो है उसमें ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा थे। फिजिक्स मॉडरेट था, बायो बहुत इजी था कंपैरेटिवली। बट ऐसा नहीं होता कि हर बार केमिस्ट्री ही डिफ़िकल्ट आता है, बायो इजी आता है या फिजिक्स मॉडरेट आता है। एवरी ईयर CBSE इसमें शफलिंग करते हैं। पेपर बैलेंस करने के लिए हमेशा एक सेक्शन आउट ऑफ एनी 3 मॉडरेट होता है, एक ईजी होता है और एक डिफ़िकल्ट होता है। इस बार वो केमिस्ट्री था। अगर हम लेंदी की बात करें तो हमेशा पेपर बायो का लेंदी थोड़ा होता है, क्योंकि उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि वो आंसर्स लिखने उसमें ना आपकी इक्वेशंस होती हैं। हाँ, तो इस वजह से उसमें आपको जब थ्योरी पार्ट आंसर्स ज़्यादा लिखने हैं, होता थ्योरी है। पार्ट ज़्यादा है, तो इसलिए हमेशा बायो थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग रहता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है आंसर्स लिखने में, और इसीलिए बच्चों को बायो लेंदी लगता है। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि अब हम जब पढ़ रहे लाइक अपनी स्टडी कर रहे होते हैं या फिर हम अपने एक पूरा रूटीन सेट करते हैं, उसमें हम अगर मैं बात करता हूँ कि यार मेरे को आज फिजिक्स का पढ़ना है या केमिस्ट्री या बायो कुछ भी पढ़ना है, राइट? बहुत से बच्चों ने किया होगा कि मैं भी खुद ये करता था कि यार ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये कर लो, ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट, और फिर उस तरह के तो है ही नहीं। तो क्या कुछ ऐसे कि भाई ये वाले की टॉपिक्स तो आते ही नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यार उन टॉपिक्स में से भी कुछ क्वेश्चंस आ गए आज कि भाई जो छोड़ कर गए तो वही आ गया, जिसके हम मीम्स वगैरह भी बहुत देखते हैं? देखो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जब तैयारी करना शुरू बैठता है, विच इज़ लाइक आफ्टर द प्री बोर्ड्स, तो एक बहुत बड़ा टिप क्या होता है कि बच्चा 10 साल का पेपर का पूरा ट्रेंड एनालिसिस देखे। उससे आपको बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि हर एक चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक, जिसको हम HWT कहते हैं हमारे टर्म्स में, सबसे ज़्यादा वो कौन सा टॉपिक है। अब उससे मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस HWT विच इज़ हाई वेटेज टॉपिक, इसका मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर इस चैप्टर में 5 टॉपिक्स हैं, उसमें से ये 3 आते ही आते हैं, जैसे हमारे चैंपियन में दे रखा है। बिल्कुल। सो अगर आप CBSE चैंपियन देखेंगे जो MTG की आती है, विच इज़ ऑल सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, उसमें क्या है कि हमने हर टॉपिक का, हर एक चैप्टर का टॉपिक में बाइफर्केशन है, उसमें हमने उस टॉपिक का ये बताया कि कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है। अब वो एनालिसिस काफ़ी एनरिचिंग है और इंगेजिंग है, क्योंकि वो 10 साल के हमने सारे सैम्पल पेपर्स ले लीजिए, आपके सारे ऑल इंडिया, दिल्ली, सारे उस साल के हर एक रिस्पेक्टिव ईयर्स के जो जो पेपर्स आते हैं जो CBSE कंडक्ट करता है, उसको रख के पूरा एनालिसिस किया है, जिससे हमें ये पता चला है पिछले 10 साल में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उससे क्या है कि हम भी एज एक्सपर्ट्स इतने साल से जो हम देख रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस बार पेपर में क्या पैटर्न आएगा ही आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो थोड़ा सा कैच करना ईजी हो जाता है। तो टेक्निकली अगर मैं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यार बेशक इस साल पैटर्न चेंज हुआ है, बट भाई वेटेज चेंज नहीं हुई है, वेटेज वही रहती है, वेटेज हमेशा उसके क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, उल्टा कम नहीं होंगे। वेटेज का क्या है कि बस इस बार थोड़ा CBSE हैज टू मच एम्फसाइज कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वो जो पेपर में दिखा भी है, और वो बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप किया, क्योंकि बच्चे को एक एक्स्ट्रा एज मिलता है कि वो थोड़ा सा और सोचे और उस आंसर को करे। हाउएवर ये सब कुछ भी NCERT
आपके सारे पेपर सॉल्व करके सब कुछ मिल जाता है। मैम मेरा एक ही सवाल है कि जैसे लाइक आई सेड कि नया पैटर्न है, वही 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहा है, एमसीक्यूज ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ा है, राइट? सो अब कभी कभार क्या होता है, एक फियर होता है कि यार नया पैटर्न आया है, तो मोस्टली बच्चे के दिमाग में होता है कि क्या यार ये अगले साल से नहीं आ सकता था, हमारे टाइम से ही क्यों आया, राइट? ये चीज़ तो होती है। सो इसके अंदर उनके अगर जैसे अब बीइंग अ स्टूडेंट अगर माइंडसेट देखूं कि यार नया आप एक पैटर्न देने जा रहे हो और आपके सामने अगर पेपर आया, तो उनका क्या रिएक्शन रहा होगा इसको देख के कि यार नहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, कि ये वाला जो पैटर्न है ये इससे बेटर पैटर्न तो लास्ट ईयर वाला ही था, क्या था मतलब? अगर बच्चों ने सीबीएसई एसक्यूपी को स्टडी किया है और उसको फॉलो करके उन्होंने प्रैक्टिस करी है, तो ये पेपर उन्हें बहुत बैलेंस लगेगा। सैम्पल पेपर्स का बहुत ज़्यादा सैम्पल रोल रहा पेपर होगा। का इस बार रोल बहुत ज़्यादा है क्योंकि न्यू है, बच्चों के लिए भी बहुत न्यू पैटर्न्स हैं। कॉम्पिटेंसी 50% है, एमसीक्यूज 20% है। तो अगर सैम्पल पेपर स्टडी किया है, एसक्यूपी को फॉलो किया है, तो बच्चों को बहुत बैलेंस लगने वाला है। इनफैक्ट 20% एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट, मतलब बहुत स्कोरिंग होते हैं वो। ओके मैम, अगर मैं जैसे लैंग्वेज की बात करूँ, क्योंकि कभी क्या होता है कि साइंस में या फिर किसी में कि लैंग्वेज वो लोग जानबूझ के ना थोड़ी सी हार्ड बनाते हैं, ठीक है? या फिर मैं कहूँ कि एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि 2+2 क्या होता है, ठीक है? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट उसको ट्रिकी करने के लिए, जानबूझ के करने के लिए कि 4 × 2 - 4 क्या होता है? सो जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये जानबूझ के भी बनाता है, राइट? तो इस बार के पेपर के अंदर आपको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिले कि डायरेक्टली ना पूछ के बट इनडायरेक्टली पूछा गया? एक्चुअली देखो, हमेशा हर साल पेपर को बैलेंस ही रखना होता है। Okay. क्योंकि आपको हर तरीके का बच्चे को कैटर करना, फ्रॉम एवरेज टू द मोस्ट इंटेलिजेंट जो कि क्लास में है। तो पेपर की इस साल भी लैंग्वेज काफ़ी मॉडरेट दिखी गई है। थोड़ा सा देखो, हर क्वेश्चन हर पेपर में हर साल थोड़ा सा तो एनालिटिकल होता ही होता है, लेकिन इसकी टिप क्या है बच्चों को जो हमेशा याद रखनी चाहिए, फॉर जिन्होंने इस बार भी दिया, जो आगे भी आने वाले देने वाले हैं, कि पेपर को बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली पढ़िए। तभी वो 15 मिनट का जो बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उस टाइम पे पेपर ध्यान से पढ़ें, ताकि जल्दबाजी में आप कोई किसी आंसर को गलत इंटरप्रेट ना कर लें। तो दैट्स द मेजर टिप। अदरवाइज फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो उससे आपका पेपर इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज बच्चों को ऑलरेडी पूरे साल हम बच्चे पढ़ लेते हैं। अच्छा मैम, जैसे अगर ये ट्रिकी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, मुझे एक चीज़ ये होती है कि अगर आप ट्रिकी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कई बार बच्चा कहता है कि यार मैं ये नहीं पढ़ गया, आउट ऑफ सिलेबस था, जो नहीं समझ में आया वो आउट ऑफ सिलेबस था। ये तो मेरा एक गो थ्रू रूल रहा है हमेशा स्कूल से कि जो मुझे नहीं आ रहा भाई ये तो बाहर से आया है, ठीक है? अगर अब चलिए, तो साइंस का पेपर हो लिया, इनके इंग्लिश के पेपर हो लिए, राइट? अब इनके आगे और पेपर्स बचे हैं। सो अगर मैं वही कहूँ कि अगर आपके सामने ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए जो आपको लगे यार ये तो हमने पढ़ा नहीं, बट जो कि वो पढ़ा होगा, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होगा, घुमा कर पूछा होगा, तो ऐसे के अंदर क्या एक मैं बोलूँ कि एक मतलब एक फैक्टर होता है कि भाई ये याद रखो कि एक छोटी सी चीज़ याद रखो तो तुम उससे मतलब खोल दोगे, वो पूरे क्वेश्चन को समझ लोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे मैम ने बोला ना, सिर्फ इसका एक ही गोल्डन रूल है कि आपको बहुत आराम से उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। दैट्स इट। रीड इट 2-3 बार, सॉल्यूशन 4 बार। यस, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया, दैट डजंट मीन कि वो आउट ऑफ सिलेबस है या आपको नहीं आता है। आप उसको एक बार आराम से पढ़ेंगे तो यू गेट टू नो कि नहीं ये पेपर ये आता है, ये इस कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, बस जैसे आपने बोला 2+2 की जगह 4-2 कर रखा है। ओके ओके। सो क्या है इसका, ये तभी हो पाता है जब बच्चा सैम्पल पेपर्स, पीवाईक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा प्रैक्टिस का मेन है तो वो कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में होते हैं, वो कंपेयर, कंट्रास्ट, इवैल्यूएट, एनालाइज, वो बहुत जल्दी कैच हो जाता है। So, मतलब प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव आता है। और फिर उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं तो भाई कीवर्ड्स का ध्यान रखो कि यार ये चीज घुमा फिरा के पूछी गई है। जैसे आज के साइंस के पेपर में भी ऐसे हुआ है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत एक एप्लीकेशन या एक आपको सिचुएशन दे दी है, वो डायरेक्ट नहीं होगी, वो इनडायरेक्ट है। ओके। तो वो आपको सिर्फ पढ़ना है वही जो आपने पढ़ रखा है, बस वही अलग तरीके से पूछा है। ओके मैम, ये वाला जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, राइट, ये मैंने ना अपने आप को ध्यान में रख के ये है, क्योंकि मैं एक बैक बेंचर रहा हूँ हमेशा, ठीक है? और ऐसे बहुत से बैक बेंचर्स होते हैं जो 100 मार्क्स के लिए तो नहीं पढ़ते, वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हम पास हो जाएं, राइट? सो अगर मैं एक बैक बेंचर्स के पर्सपेक्टिव से पूछूं कि मतलब अगर मैंने ज़्यादा भी ना पढ़ के गया हूँ या थोड़ा बहुत ही पढ़ा हो, तो उसके अंदर अगर मैं इस पेपर को देखूँ तो क्या मैं उस चीज़ के लिए मतलब ये स्कोरेबल होगा मेरे लिए एज एन बैक बेंचर्स के पर्सपेक्टिव से? अगर मैं बच्चे की बात करूँ, वो टॉपर तो कर ही लेगा, टॉपर का तो कोई सवाल आता ही नहीं यहाँ पे। एक्चुअली पिछले 2-3 साल में देखिए ना, सीबीएसई ने कुछ एनसीईआरटी, सीबीएसई यूज लॉट ऑफ कीवर्ड्स, कॉम्पिटेंसी,
कंसेप्चुअल, एनालिटिकल। तो पहले क्या होता था, बच्चा रट के जाता था, पेपर दे आता था। अब क्या है कि क्वेश्चंस थोड़े एनालिटिकल हैं, थोड़े कंसेप्चुअल आने लग गए हैं, जिसकी वजह से रट के जाने से आप पेपर नहीं दे सकते। वो भी Theory साइंस portion जैसा अब ज़्यादा पेपर। नहीं रहा। यस, साइंस जैसा पेपर क्या है कि आप शायद एमसीक्यूज फिर भी 1% कर लो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डायरेक्ट होता है। बट लॉन्ग आंसर्स हो गए या जो आपके थोड़े सा ब्लेंडेड क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपको ज़रूर कॉन्सेप्ट का पता होना काफ़ी ज़रूरत होता है। उसी में दोबारा से जो हमने अभी पहले भी बोला है कि मेरा रोल ऑफ सैम्पल पेपर्स, एग्जाम्पलर्स, रीडिंग एनसीईआरटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि वही लाइक यू सेड कि भाई एमसीक्यूज में तो तुक्का स्ट्रेटेजी चल जाएगी, चल बाकी जाएगी। कॉम्पिटेंसी बेस में जो क्वेश्चंस है उसमें नहीं अब चलने वाली। उसमें नहीं ओके 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 मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि लाइक आपको इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, राइट? सो जब आपने पेपर देखा तो आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि यार इस पेपर के अंदर ना यार ये चीज़ें तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा करा कि ये चीज़ें इसमें डाल दी, बट एक चीज़ ये होता है कि यार आप हर वक्त हर चीज़ सही भी नहीं कर सकते, तो क्या एक आपके हिसाब से कि यार ये फ्लॉ है जिसपे सीबीएसई अगर काम कर लेना तो बच्चे की एडुकेशन या उसके जो पेपर देने का तरीका या उसका माइंडसेट थोड़ा और एनहेंस हो सकता है? एक्चुअली अगेन ओवर द इयर्स क्या हुआ है कि ये तुक्काबाजी, गेस वर्क बच्चों को समझ आ गया कि ये नहीं चल सकता। तो कहीं ना कहीं देव स्टार्ट वो जो सीबीएसई ने नया गाइडलाइंस लेके आए हैं विच सेज कि थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, वो बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है पेपर्स में। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ही आगे अप्रोच कर रहा है। तो जब तक वो ब्लेंडेड लर्निंग नहीं करेगा, हाइब्रिड लर्निंग नहीं करेगा, तो वो सीधा बस रट के वहाँ आंसर करने से वो आगे अपना एक्सेल नहीं कर सकता। हाउएवर एक जो गैप हमें दिखता है, ब्रिज गैप, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो दिखने लग गया, वो क्या है, जो सीबीएसई का पेपर स्टैंडर्ड है और जो कंपटीशन एग्जाम का पेपर स्टैंडर्ड है, उसमें काफी डिफरेंस है। क्योंकि आप एक बच्चे को बाहर की दुनिया के लिए तैयारी करा रहे हो, Exactly. और जो सीबीएसई एक पेपर दे रहा है वो इतना बेसिक देता है कि आप उसको मैच या तोल नहीं पाते। Okay. तो आई थिंक उसको बैलेंस करने के लिए द चाइल्ड शुड डेफिनेटली गो फॉर एमटीजी बुक्स, क्योंकि हमारी जितनी भी किताबें अगर आप देखेंगे जो कि ये सीबीएसई स्कूल के लिए बनाई गई है फॉर 10th एंड 12th, बोथ द स्टैंडर्ड्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर हमारा सीबीएसई के लिए, उसमें हमने ये गैप को बहुत कॉशियसली और स्टडी करके उसको ओवरकम किया है। Exactly, मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही है कि हम लोग जैसे कि मतलब बोलते हैं कि ठीक है यार हमारे इतने परसेंटेज जो पेपर है वो हमारे सैम्पल पेपर्स में आता है हमारे एमटीजी के स्कोर मोड से, राइट? सो इस बार अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स देखे, क्योंकि 15 से 18 पेपर हर साल छपते हैं, एक अगर मैं साइंस की बात करूं, तो अगर मैं उसमें एक ओवरऑल बात करूं कि आपने जो देखा हो तो कितने मिलते जुलते या फिर एग्जैक्ट में बोलूंगे भाई हमारे सैम्पल पेपर से क्वेश्चन उठ के चले गए, वो तो क्योंकि मैं हर साल देखता हूँ आते ही आते हैं अराउंड 75-80% जाते हैं। 80% हर साल 70 to 80% एमटीजी के सैम्पल पेपर से, स्कोर मोड से, सीबीएसई चैंपियन से क्वेश्चन सिमिलर और सेम आते ही हैं। तो अगर आपने उसको बहुत गो थ्रू किया है देन यू कैन ईजिली स्कोर 70 to 80%। मतलब अगर कुछ नहीं पढ़ा हो, सिर्फ सिर्फ हमारे उसको सैम्पल पढ़े। पेपर्स भी करके गया तो आराम से 70% 70-80 तो आ ही तो जाएगा आएंगे भाई। ही जिसने आएंगे। सही में अगर एमटीजी की स्कोर मोर खरीदी होगी और उससे प्रैक्टिस किया होगा ना, उसके तो बल्ले बल्ले होने वाले हैं। सीरियसली स्कोर मोड, सीबीएसई चैंपियन, सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। डिफिकल्टी लेवल, पैटर्न, एवरीथिंग, हर चीज उसमें कवर है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो डिस्कशन था ये इतना इंपॉर्टेंट था कि हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स को ये बता सकें कि भैया आपके जो पेपर्स आ रहे हैं इनको समझ, क्योंकि अभी तो सिर्फ इंग्लिश और साइंस का हुआ है, अभी आगे बहुत पेपर्स हैं और हम ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहेंगे। आपका भी मैथ्स का भी पेपर होना है, सोशल साइंस का भी होना है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे और पॉडकास्ट देखने के लिए एमटीजी के चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक जिसके अंदर हमारा फर्स्ट एपिसोड है उसको क्लिक करना ना भूलें और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, ताकि हम और जो पेपर्स आ रहे हैं उन पर डिस्कशन अच्छे से कर पाएं।